चूंकि राकेश सिंह जी पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे बीच पहुंच चुके हैं और अब चूंकि समय हो चला है उन्हें मंच पर आमंत्रित करने का, तो मैं हमारे चैनल हेड मनु जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो भी मंच पर आए और सबसे पहले बुके देकर उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। और देखिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक एक कर ऐसे तमाम शख्सियत और एक एक कर ऐसे तमाम अनुभवी चेहरे और उनका हम अनुभव साझा कर रहे हैं और सम्मान पूर्वक हम उन्हें सुनने के भी प्रयास कर रहे हैं। और इस सेशन को चैनल हेड मनु जी आगे कंटिन्यू करेंगे। ओवर टू यू मनु सर। शुक्रिया। जैसे कि अगले सत्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं और मध्य प्रदेश का एक और प्रमुख चेहरा, एक और प्रमुख शख्सियत राकेश सिंह जी, जो कि लोक निर्माण मंत्री हैं और मध्य प्रदेश की सड़कों की देखरेख, मध्य प्रदेश के सड़कों को बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से मजबूत किया जाए, देश की इमारतों, प्रदेश की इमारतों को किस तरीके से मजबूत किया जाए। जैसे देश में नितिन गडकरी साहब ने अपने काम के जरिए एक उपस्थिति दी है, वैसी ही रूपरेखा करीब करीब राकेश सिंह जी ने बनाई है। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में, पहले से भी बहुत अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश में रही हैं, लेकिन आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश में सड़कें एक अच्छी अपनी उपस्थिति देंगी। राकेश सिंह जी, बजट आया है और बजट में भी अगर फोकस किया गया है मध्य प्रदेश में तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर देखा जाए तो हम किन मायनों में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश अब अपनी और अच्छी उपस्थिति दर्ज करने वाला है? देखिए, इस बार का जो बजट है सबने इसकी सराहना की है, समाज के हर वर्ग की इसमें चिंता है, लेकिन इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहते हैं तो मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में से है जिसे इसकी कीमत मालूम है, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जब सड़कों के नाम पर गड्ढे हुआ करते थे, बिजली के नाम पे अंधकार हुआ करता था, और वहां से निकलकर हमने यहां तक की यात्रा की है। तो हमारे लिए सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए क्या, सबके लिए महत्वपूर्ण है। सड़कें कहते हैं कि विकास का आधार हैं, जिस तरह से धमनियां खून प्रवाहित करने का काम करती हैं, सड़कें विकास को सब तरह पहुंचाने का काम करती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और इस बार जो बजट में हमने लक्ष्य तय किया है, अभी 6,700 किलोमीटर के लगभग हमने सड़कें बनाई हैं। इसके अलावा 4,700 किलोमीटर का रिन्यूअल किया, उन्नयनकरण किया है, लेकिन अब हमने लगभग 10,000 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य रखा है। आने वाले समय में सड़कों के मामले में अभी मध्य प्रदेश बहुत बेहतर स्थिति में है। राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में तो देश में जो ऊपर के 5 राज्य हैं उनमें से एक हम हैं, लेकिन और भी बेहतर हो उस दृष्टि से तकनीक का फायदा लेते हुए उसको विभाग के साथ जोड़कर ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा जवाबदेह बनाने की कोशिश हो रही है। अभी हमने एक ऐप लॉन्च किया है, लोकपथ ऐप। वो ऐसा ऐप है, इसको कोई भी गूगल से अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकता है, बाकी के प्लेटफॉर्म्स पर भी जल्दी ही आ जाएगा ये। और उसके माध्यम से अभी हमने 40,000 किलोमीटर सड़कें तय की हैं, चिन्हित की हैं, जो नेशनल हाईवे वो वाले हैं जो पीडब्ल्यूडी के पास है, या फिर स्टेट हाईवे, या फिर एमडीआर यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। इनमें से किसी भी सड़क पर अगर कोई गड्ढा है तो कोई भी नागरिक वहां खड़े होकर उस ऐप के माध्यम से उसकी फोटो ले ले। वो फोटो चूंकि जियो टैग्ड फोटो होगी तो वो सीधे संबंधित अधिकारी तक जाएगी। ये बड़ी चुनौती होने वाली है आपके लिए? जी, उस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। अच्छा। तो उसको संबंधित अधिकारी तक जाएगी, अधिकारी 7 दिन के भीतर उस गड्ढे को रिपेयर करेगा और रिपेयर करने के बाद वापस से उस ऐप पर डालेगा। जो शिकायतकर्ता तक तो पहुंचेगी ही, लेकिन ऐप के डैशबोर्ड में भी रहेगी और इसकी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। चीफ इंजीनियर्स, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स, ये सब इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैंने आज ही विधानसभा में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है और ये कहा है मैंने कि आमतौर पर ऐसी चुनौतियां लेने से राजनीतिक दल या सरकारें बचती हैं, लेकिन हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि विभाग कहीं ज्यादा जिम्मेदारी के साथ में जनता के साथ मिलकर तालमेल करके काम करे। तो एक नया चेहरा लोक निर्माण विभाग का आने वाले समय में लोगों को दिखाई देगा। इसके अलावा
टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम बहुत कुछ और भी करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे इलाके हैं जो दूसरे राज्यों से लगे हुए हैं और वहां पर एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जीवन रेखा कही जाती है, क्योंकि जहां जहां से एक्सप्रेस वे निकलते हैं वहां पर जमीन की कीमत बढ़ जाती है। आसपास के तमाम जो गांव के इलाके हैं वहां पर लोगों को रोजगार मिलने लगता है, वो उनकी सीधी सीधी कनेक्टिविटी हो जाती है। इससे एक कह सकते हैं कि विकास का रोड मैप है ये। तो अभी कई सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कुछ और आगे भविष्य में आपकी योजना? अभी 6 एक्सप्रेस वे लगभग मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहे हैं। तो नेशनल हाईवे के साथ मिलकर लोक निर्माण विभाग उनमें रिंग रोड का निर्माण या कुछ एक एक्सप्रेस वे भी विभाग बनाएगा। ऐसे लगभग 6 एक्सप्रेस वे जो मध्य प्रदेश के पूरे वर्तमान रोड नेटवर्क का चेहरा बदल देंगे, ऐसे एक्सप्रेस वे हम ले रहे हैं, उन पर काम हम शुरू करने जा रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से ये सारे एक्सप्रेस वे लगभग 2027 तक पूरे हो चुके होंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश बिल्कुल बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का केंद्र का राज्य है जी। जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमांत राज्य हैं, उनका रास्ता एक राज्य से दूसरे राज्य में होने के लिए आमतौर पर मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है और इसलिए मध्य प्रदेश में एक लॉजिस्टिक हब बनने की बड़ी संभावना है और ये एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश को उस दिशा में स्थापित करेंगे। केंद्र में एनएचआई तमाम सारे ऐसे प्रोजेक्ट बना रहा है और अमूमन देखा जाता है कि केंद्र और राज्य के बीच उस तरीके से तारतम्य नहीं होता है। आप सड़क परिवहन मंत्रालय का जो केंद्र का है और राज्य का लोक निर्माण, उसके बीच जो तालमेल बना के बेहतर कोई तस्वीर को लेकर योजना बना रहे हैं? देखिए, मैं 20 साल दिल्ली रहा हूं जी। 4 बार मैं सांसद के रूप में रहा हूं और लगातार 2004 से और अभी तक पार्लियामेंट में मैं चीफ व्हिप की भूमिका में 8 साल तक रहा हूं, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा हूं। तो मुझे लगता है कि बेहतर तालमेल में, बेहतर समन्वय में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमारा जबलपुर, जिसको कभी बड़ा गांव कहा जाता था, आज महानगर के स्वरूप में अगर है, जहां जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड बन रही है, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बन रहा है और रोपवे के रूप में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल होने वाला देश का दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है। तो ये सब कुछ हम बेहतर समन्वय के आधार पर और माननीय गडकरी जी की उपस्थिति के कारण कर पाए हैं। तो मुझे कहीं कोई कठिनाई दिखाई देती नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि समन्वय कहीं ज्यादा आसान है। केंद्र इस मामले में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत उदार है कि अगर कोई राज्य बेहतर काम करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, नई सोच के साथ काम करना चाहता है, तो केंद्र की पूरी सहायता उसको मिलती है। चूंकि आपने कहा कि आप दिल्ली रहे हैं, 4 बार सांसद भी रहे हैं, संसद की स्थिति को आपने देखा है और विधानसभा की स्थिति को भी आप बेहतर तरीके से देख रहे हैं। करीब करीब 20 साल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। बावजूद इसके जब भी सदन को देखा जाता है, चाहे वो केंद्र का सदन हो यानी कि संसद हो या फिर विधानसभा हो, विपक्ष जोर हंगामा लगातार कर रहा है, कई मुद्दों के जरिए कर रहा है। आप इस भूमिका को कैसे देखते हैं विपक्ष की? देखिए, विपक्ष का काम, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जनता की आवाज को ठीक तरीके से उठाना है, लेकिन उठाने के तरीके हैं। आप सकारात्मक तरीके से उठाते हैं या नकारात्मक तरीके से उठाते हैं। सदन चर्चा के लिए होता है। आप कितना अधिक चर्चा में भाग लेते हैं या सदन की कार्यवाही को बाधित करते हैं। अभी लोकसभा हो या विधानसभा, दोनों ही जगह विपक्ष की भूमिका बहुत ही नकारात्मक है। इस बार जब से केंद्र में अभी राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आए हैं, कंफ्यूज तो वो पहले से ही रहा करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनका बालपन अब और भी अधिक बढ़ गया है और जो स्थितियां सदन में बन रही हैं, नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर लोगों को इशारा करे कि सदन में जाएं, ये सकारात्मक भूमिका नहीं हो सकती। वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा हो। मुझे याद है, हम लोग 2004 से और 2009 तक, लगातार 2014 तक विपक्ष में ही रहे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का भाषण होता था वो तो कांग्रेस के ही हुआ करते थे। लेकिन हम में से कोई भी अगर सदन में जाने की कोशिश, वेल में जाने की कोशिश भी करे, तो हमारे नेता हमें रोका करते थे कि प्रधानमंत्री का भाषण है, प्रधानमंत्री के भाषण के बीच में रोक टोक करना उचित नहीं है। कोई बात कहना है तो सकारात्मक तरीके से स्पीकर की अनुमति से अपनी बात को कहना है। लेकिन अभी का चित्र, अभी का दृश्य बिल्कुल बदला हुआ है और जो परिस्थितियां दिखाई देती हैं उससे विपक्ष
हास्यास्पद स्थिति में दिखाई देता है। आपको नहीं लगता है कि जो विपक्ष है वो ये मान रहा है, क्योंकि लंबे समय से आप विपक्ष को लेकर ये कह रहे हैं कि विपक्ष नकारात्मक भूमिका में है और विपक्ष को ऑक्सीजन मिली है। अयोध्या जिसके बल पर आपने पूरे देश भर में एक मानस बनाने की कोशिश की, उस अयोध्या को हार गए। बनारस में प्रधानमंत्री जी का काफी वोटिंग परसेंटेज कम रहा, उन्हें मत कम मिले। तो विपक्ष ये मान रहा है कि हम जो बात उठा रहे हैं, हम जो मुद्दा उठा रहे हैं, जनता उसे स्वीकार कर रही है, जनता उसे पसंद कर रही है। इसलिए दिल्ली ही नहीं, संसद ही नहीं, तमाम राज्य जहां पर विपक्ष की सरकारें, जहां पर विपक्ष में है विपक्ष, तमाम जगह वहां पर इसी तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो मानता है कि इससे हमारी उपस्थिति दर्ज होती है। देखिए, जितनी चीजों का आपने अभी जिक्र किया है, इसमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। अयोध्या की बात है तो अयोध्या में पहले भी हम नहीं थे। जब राम मंदिर का मुद्दा चला, जब वहां पर गोलियां चली, तब भी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी। तो वो परिस्थितियां हैं, वहां उस तरह की स्थितियां हैं, वहां जातिगत समीकरण है, बहुत सारे कारण हैं। और विपक्ष का मतलब कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस की खुद की स्थिति क्या है? आज अगर कांग्रेस को बाकी सारे दलों के साथ से हटा दीजिए तो कांग्रेस के पास क्या बचता है? कांग्रेस को ऑक्सीजन मिली है अलग अलग राज्यों में, जो दूसरे दल हैं जिन्हें हम विपक्ष के साथ कह सकते हैं, जिनके अपने कारण है, जिन्हें राज्य से बाहर देखने की फुर्सत नहीं है, सोच नहीं है, उनकी सोच केवल अपने राज्य तक सीमित है, देश को लेकर कोई सकारात्मक सोच नहीं है, उनके साथ उनका गठबंधन है और उससे कुछ ऑक्सीजन मिली है, कुछ सीटें मिली हैं। लेकिन हम क्या मानकर चल रहे हैं, किस नैरेटिव की बात हम कर रहे हैं? कांग्रेस आज भी 99 सीटों पर है और कांग्रेस ये मानती है कि ये उसकी जीत है। केवल भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ गई और ये कांग्रेस की अगर जीत है तो कांग्रेस कहां खड़ी है? वो कांग्रेस जिसने देश में 57 सालों तक राज किया है। जहां तक उनकी संख्या होती थी उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो कांग्रेस केवल इतने में खुश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं, इसके आधार पर वो भविष्य की अपनी योजनाएं बना रहे हैं, तो ये उनको मुबारक है। लेकिन हम सभी जानते हैं कांग्रेस के साथ का ये गठबंधन ये स्थायी नहीं है। अभी अभी लोकसभा में उपाध्यक्ष के चुनाव के उपाध्यक्ष के चयन को लेकर जिस तरह से बातें आई, तमाम दलों ने कहा कि हमसे बातचीत नहीं की गई, हमसे पूछा नहीं गया। तो ये तो अवसरवादियों का एक समूह है जो नकारात्मकता की दिशा में ज्यादा है और जिस दिन इनको अवसर नहीं मिलेगा ये चलने वाले नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक सोच के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और पूरा देश माननीय मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए लगभग खड़ा रहा है। आज आप भी सीटों की संख्या देख लीजिए, देश में तीसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी हुई, ऐसा कब हुआ है? ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही हो पाया है। राकेश सिंह जी, आप चूंकि लोक निर्माण मंत्री हैं और अक्सर भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आती हैं, आपने अपना एक रोड मैप बनाया है। बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मध्य प्रदेश को किस तौर पर संकेत देने वाले हैं आने वाले समय में? देखिए, लोक निर्माण विभाग में जिस दिन मैंने कार्यभार संभाला, माननीय मुख्यमंत्री जी से परामर्श के उपरांत मैंने टैगलाइन तय की, लोक निर्माण से लोक कल्याण। क्या बात है। और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी लोक निर्माण के सारे जितने भी आपको बोर्ड दिखाई देंगे, सब में लोक निर्माण से लोक कल्याण दिखाई देगा। और वो काम ऑलरेडी विभाग कर रहा है, लेकिन उसके रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना केवल इसकी आवश्यकता थी और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक है, इस तरह के विभाग जब होते हैं, कार्य होते हैं, तो करप्शन की बात भी आती है, समय पर काम पूरा नहीं करने की बात भी आती है, विलंब के कारणों की बात भी आती है, ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। लेकिन इन सबको रोककर ठीक दिशा में लेकर जाना, यही हमारा प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोक निर्माण से लोक कल्याण की दिशा में लोक निर्माण विभाग निरंतर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो लोक निर्माण विभाग के जरिए लोक कल्याण, ये एक टैगलाइन है और इसी टैगलाइन के जरिए राकेश सिंह जी आने वाले समय में मध्य प्रदेश में संकेत देते रहेंगे। विधानसभा चल रही है, अपना बहुमूल्य समय निकालकर राकेश जी हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका। लेकिन मैं आपका थोड़ा सा समय और चाहूंगी, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स हैं और कुछ ऐसे शख्सियत है जो सम्मान योग्य हैं और हम लगातार उनका सम्मान कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूं कि राकेश जी उनका सम्मान करें। हरि सिंह राजपूत जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर कि वो आए जल्दी से, और ताकि वो अपने सम्मान का गौरव हमें दें। और लेकिन उससे पहले
मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि लगातार हम उन तमाम उत्कृष्ट कार्य करने वाले उन तमाम समाज सेवियों को भी आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें भी सम्मान दे रहे हैं और इस मंच का उद्देश्य यही है। हरि सिंह राजपूत जी, मैं आमंत्रित करना चाहती हूं कि आप आए मंच पर और ये सम्मान आप लें। डॉक्टर नरेंद्र कुमार थापक जी, मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं कि आप भी जरा मंच पर आए और ये सौभाग्य हमें और हमारे इस मंच को और हमारे इस कार्यक्रम को दे कि हम आपको सम्मानित कर पाए। जमील अली जी, चूंकि ट्रायंगल हाइट डायरेक्टर हैं, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं कि वो भी मंच पर आए। और जमील अली जी, मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं कि आप भी मंच पर आए और ये सम्मान आप भी हासिल करें। डॉक्टर वीरेंद्र खेम जी, मैं आपको भी सम्मान पूर्वक स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूं कि आप भी आइए। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं अनूपपुर में और ऐसे में मैं बहुत खुशी के साथ और बहुत ही गौरव के साथ ये अनाउंसमेंट कर रही हूँ। खंडवा मध्य प्रदेश से समाज सेवी हैं रितेश गोयल जी, मैं उन्हें भी आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो भी मंच पर आए। देखिए, जिन्होंने कोरोना काल में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना कर सैकड़ों मरीजों की जान बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लिहाजा एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एनर्जी बहुत डाउन हो गई है लोगों की यहाँ पर। तो देखिए, जब तालियों की आवाज और मुझे लगता है कि तालियों की जब गूंज आती है तो उत्साहवर्धन होता है और ज्यादा बात करने का मन भी करता है। इसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में भी इन्होंने बेहद ही अभूतपूर्व कार्य किए हैं और लिहाजा बहुत ज्यादा खुशी का ये पल हो जाता है कि हम उन तमाम समाज सेवकों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपने कीमती समय हमारे लिए निकाला, इस मंच के लिए निकाला। और मैं मनु जी का भी बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस सेशन को बड़ी ही सफलतापूर्वक और बेहद ही उत्साहवर्धन तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया।